जोहार दर्शकों साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पे आप सबों का अभिवादन है, स्वागत है। आज हम सब लोग बातचीत करेंगे बाबा साहब के पूरे जीवन पे, उनकी सारी उपलब्धियों पे, उनकी एक छोटे बालक जो गरीब घर में पैदा होता है कैसे एक देश के नायक के तौर पे हमारे सामने आता है। हमारे साथ बातचीत के लिए माननीय अतिथि के तौर पे डॉक्टर सहदेव राम सर हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वे ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है झारखंड का, वहीं के प्रभारी पदाधिकारी हैं, और बहुत सारे संगठनों के, खास करके कमजोर वर्ग से जुड़े हुए संगठनों के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं। हमारे दाहिनी ओर डॉक्टर सुचि संतोष बरबार हैं, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष हैं। उनके बगल में उनके ही विभाग की डॉक्टर समा सोनाली मैम हैं, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राजनीति विभाग की प्राध्यापिका हैं, और मैं रणेंद्र हूँ, जो इस जनजातीय शोध संस्थान का निदेशक हूँ। हम लोग बातचीत करेंगे आपके साथ। तो हम सब लोग एक एकेडमिक दृष्टिकोण से एक आज़ादी की लड़ाई में उनकी क्या भूमिका रही, किस ढंग से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पे क्या भूमिका निभाई, आज़ादी के बाद उन्होंने जो कुछ दिया इस देश को, या हम लोगों को सारी नई पीढ़ी को जो एक रोशनी दी, जो उनसे रास्ता दिखाया, उस पर बात करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं उनके बचपन से, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी उस पर पढ़ाई लिखाई के परिवेश पे। मैं डॉक्टर सहदेव राम साहब से अनुरोध करता हूँ कि वहाँ से हम लोग शुरुआत करें। देखिए, बाबा साहब का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब देश पूरी तरह से ब्रिटिश के चंगुल में था, और उनकी बचपन की कहानियां तो हम लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन उनका शुरुआत होता है 1920 में मुकनायक पत्रिका से। और मुकनायक पत्रिका में उन्होंने स्पष्ट रूप से दर्शाया था कि भारत एक ऐसा देश है जहां देखने को मिलता है कि वर्णवाद और वर्गवाद एक दूसरे पर इतना हावी है कि जानवर से भी बदतर शूद्र जात को अछूत जात को समझा जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मुख मतलब चुप रहना, और नायक हम लोग चुपचाप नायक हैं। इसलिए जब तक हम लोग इस रूप में बदलने के लिए आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक हम इससे पराधीन से मुक्त नहीं होंगे। और उन्होंने अपना आंदोलन उसी से शुरू किया। फिर हितकर्णी बहिष्कृत हितकर्णी सभा से शुरू आंदोलन किया, और बहुत से अनेक आंदोलनों को उन्होंने रूप देना शुरू किया और देश को जगाने का शुरुआत किया। शूद्र जाति और अछूत जाति कहे जाने वाले लोगों में एक संचार भरा कि हम भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, हमें भी एक रंग है खून का, आप में भी खून का रंग लाल है। फिर ये विविधता क्यों है, और विविधता को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और अनेक आंदोलन किए। महार आंदोलन से लेकर के अनेक आंदोलन, करीब 17 आंदोलन उन्होंने भारत में किया, और इस आंदोलन को उन्होंने लगातार अपने लोगों के बीच में रखा और कहा कि जब तक वर्गवाद और वर्णवाद के फासले को खत्म नहीं किया जाता है, तब तक मनुष्य समान नहीं हो सकता है। जब तक वर्ण नहीं बदलता है, तब तक वर्ग नहीं बदलेगा, और बिना वर्ग तोड़े समता आएगी नहीं। इसलिए सोचिए मैम, डॉक्टर साहब ने, सहदेव राम जी ने उनके क्रांतिकारी रूप को हमारे सामने रखा है, लेकिन थोड़ा सा उनके अध्ययन के क्षेत्र का अर्थशास्त्र में जिस ढंग से उन्होंने न्यूयॉर्क में जाके पढ़ाई की, लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने जो डिग्री ली, वो भी पाठकों, हमारे दर्शक जो हैं, वो केवल संविधान और उसकी संविधान सभा की अध्यक्षता के तौर पे ही ये बाबा साहब को याद करते हैं, लेकिन बाबा साहब मूल रूप से अर्थशास्त्री थे। और एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस जाति को बिलोंग करते थे, उस जाति के लोग सेना में बड़ी संख्या में थे। खुद उनके दादाजी जो थे, वो मालो जी, वो भी सैन्य सेवा में थे, और उनके पिताजी जो रामजी राव जो थे, वो मऊ सैनिक स्कूल के प्रभारी सूबेदार मेजर, तो बड़े पद पे थे। और उस कारण से जो आप देखेंगे कि उनमें एक न हारने का वो एक जिद है कि वो कोई हमको मुझे हारना नहीं है, चाहे जितना भी प्रताड़ित करना पड़े। स्कूल का वो इन्वायरमेंट था, या
शुरू में जब वो उनका आवासन सैनिक आवासीय परिसर में होता था तो वहाँ वो जाति की कभी महसूस नहीं किए छूत की। पिताजी जब सेवानिवृत्त हो गए और सतारा जिला में जब पहली बार वो उस सैनिक छावनी से बाहर जाकर रहना पड़ा, तब वो उनको ये महसूस हुआ कि ये छुआछूत की भावना है। तो थोड़ा सा उनके पढ़ाई और उनके डिग्रियों पे दोनों मैडम लोग से आग्रह है। जैसे दलित जाति के सदस्य होने की वजह से उस तरह के जो असमानता की स्थिति थी या जो भेदभाव थे वो उनको अनुभव करने का मौका मिला। और फिर भी जिस तरह से उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही तो शिक्षा प्राप्त करने में कोई खास परेशानी नहीं हुई। इनफैक्ट 1907 में वो मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण हुए और वो अपने जाति के पहले सदस्य थे जिन्होंने उस मैट्रिक पास किया। बहुत बड़ी बात थी। और उसके लिए उनके शिक्षक ने उन्हें एक बौद्ध के ऊपर एक पुस्तक उन्हें पुरस्कृत किया था, उपहार स्वरूप दिया था, जिसका कि काफ़ी असर पड़ा उन पर। उसका अध्ययन उन्होंने किया और बौद्ध धर्म की तरफ उनका झुकाव हुआ। और इसके बाद फिर वो मुंबई आए, वहाँ उनकी कॉलेज की शिक्षा हुई और उसके बाद फिर उन्हें विदेश जाने का मौका मिला, जहाँ पर उन्होंने पीएचडी और कोलंबिया विश्वविद्यालय से किया। और अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में उनका अध्ययन रहा और वहाँ से अध्ययन समाप्त करने के बाद जब वो वापस आए तो 1912-1913 के लगभग यहाँ इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। बल्कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के रूप में भी काम करने का प्रयास किया। ये अलग बात थी कि जिस जाति के वो सदस्य थे उसकी वजह से वो उन सब क्षेत्रों में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि जब भी किसी को पता चलता था कि वो उस जाति के सदस्य हैं तो लोग उनके पास आना छोड़ देते थे। तो एक बात ये भी है कि कहीं ना कहीं शिक्षा प्राप्त करके और उस जाति के सदस्य होने की जो कमियां थी या जो नुकसान था उन चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वो चीज़ें घूम घूम के उनके पास आती रही। और शायद यही कारण था कि फिर वो पूरे तरीके से इस क्षेत्र पे आ गए और इस तरह के जो भेदभाव थे, जो असमानता थी, उसको दूर करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। मैम उनका जो पीएचडी था, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, तो पीएचडी थीसिस को भी स्वीकृत कराने में उनको बहुत कठिनाई हुई थी, क्योंकि उसमें ब्रिटिश सत्ता की बड़ी आलोचना थी। मैम कुछ उस पर आप बात करना चाहें? सर, उनके पीएचडी में टाइम तो लगा उनको, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां उनके सामने आई और उन्होंने 1932 के आसपास आकर के उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की। इसके अलावा सर हम लोग जो बात कर रहे हैं बार बार कि उन्होंने काफ़ी कठिनाइयाँ का सामना उनको करना पड़ा अपने जीवन में, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। और इन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए उन्होंने यह करने का सोचा था कि संविधान में उन्होंने समानता की बात, राइट टू इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जो भी हमारे प्रियम्बल में है, हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर उन्होंने अपना काम किया एज अ चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। तो संविधान में उनका, हम लोग हमेशा कहते हैं, हम लोग क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं तो हम लोग जनरली राजनीति विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करते हैं। तो संविधान जो है और आज जो समाज की संरचना है उसमें अम्बेडकर का, भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे संविधान की कल्पना की जो कि फ्लोइंग था। ऐसा नहीं था कि हम अगर साउथ एशिया को देखते हैं, अगर आज के दिन में, तो कई ऐसे राज्य हैं कई ऐसे देश हैं जहाँ पर संविधान ठप पड़ चुका है। कई बार ऐसा हुआ है कि संविधान में बदलाव करना पड़ा है, पर हमारा संविधान ऐसा रहा है जो कि समाज के बदलते समाज का ही एक, आप कह सकते हैं कि का रूप उसने पेश किया है। और इसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर का योगदान बहुत बड़ा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आज महिलाओं को अधिकार मिले हैं, दलितों को अधिकार मिले हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस को अधिकार मिले हैं, या लोग जो अब चेतना उनमें आई है कि हमारे क्या अधिकार हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, या संविधान में फंडामेंटल राइट्स की बात करें या रिट्स की बात करें, जो हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शरे, ये सब रिट्स हैं, वो सब सारी उनकी सोच थी, अम्बेडकर जी की सोच थी। और इसी सोच के आधार पर आज हम एक फ्री सोसाइटी में जी रहे हैं। डॉक्टर साहब, वो जो आप अपने महाद आंदोलन की बात की, जो 19-20 मार्च 1927 को वो कोलाबा जिला का वो जगह था महाद, एक्चुअली जो गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनके प्रति कोई ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक प्रतीकात्मक लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। हरिजन मोहल्ले में जाके साथ में भोजन करना या मंदिरों में प्रवेश के लिए आंदोलन करना,
बाबा साहब की इसमें कोई उनकी वो भूमिका नहीं थी कि मंदिर में प्रवेश कर जाने से या साथ भोजन करने से सशक्त होगा दलित समुदाय। उनकी कोई ऐसी आस्था नहीं। उनका कहना था कि रोजगार में हमारा हिस्सा मिले, शिक्षा में उनकी आगे बढ़े, और जो पानी भरने का अधिकार नहीं है सार्वजनिक नलों से, तो महाद में जब वो जिसकी आपने कही बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जो सभा चल रही थी, और एक और महत्वपूर्ण है कि केवल दलित समुदाय के लोग उनके मित्र थे और उनके आंदोलन में शामिल थे, एकदम नहीं था। बिल्कुल गलत है। वो अनंतराव चित्रे जो वहाँ के सबसे बड़ा जो कायस्थ समाज था, चंद्रसेनिया कायस्थ प्रभु, उस समुदाय के थे, और सहस्त्रबुद्धे जो है उनके मित्र थे, वो ब्राह्मण समुदाय के थे जो प्रगतिशील थे, कम्युनिस्ट थे, और वो लेबर मूवमेंट से जुड़े हुए थे, जो बाबा साहब से भी जुड़े हुए थे। जी। तो अनंतराव चित्रे का वो प्रस्ताव था कि चला जाए, वो पानी टंकी से पानी भरा जाए, जो एक क्रांति का रूप धारण कर लिया, और ब्राह्मणों ने बहुत विरोध किया और दंगा टाइप की चीज़ हो गई। लेकिन फिर वो 27 दिसंबर को फिर जुटा लोग महाद में 1927 में, और सहस्त्रबुद्धे ने जब रोक दिया गया कि नहीं जाना है पानी टंकी की ओर, तो ब्राह्मण साथी जो सहस्त्रबुद्धे थे उन्होंने मनुस्मृति जलाने की वो का प्रस्ताव रखा। तो ये केवल दलितों के और केवल ब्राह्मणों के खिलाफ थे, ये सब गलत है। सारे प्रगतिशील ताकतें उनके साथ थी, और जो यथास्थिति का विरोध चाह रही थी कि जो सामाजिक संरचना की जो बनावट पिरामिड की तरह इसको उलट दिया जाए, और कुछ चंद लोग जो सारी चीज़ों पे हक जमाए हुए हैं वो खत्म हो, सब बराबर हो। ये उनके सारे आंदोलन में आप देखते हैं, उनके लेखन में देखते हैं। इस बात को ऊपर आप सर, सबसे पहले तो मैं ये करना चाहूँगा कि जैसे अब आपने पानी की बात कही, तो पानी के लिए आंदोलन करने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति थे, जो पानी के लिए, जिनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, वो पानी जब तालाबों में जाते थे, तालाब में प्रवेश नहीं किया जाता था, लोगों को प्रवेश नहीं दिलाया जाता था। वैसी हालत में उन्होंने सबसे पहले वो आंदोलन किया पानी के लिए कि हमारा जो पानी है उसमें पीने का अधिकार है, और उन्हें तालाब में जाकर पहले अपना प्रवेश दिलाया। ये आंदोलन वहीं से शुरू होता है। जैसा कि मैडम ने कहा कि हमारे देश में संविधान की जो बातें कही उन्होंने, संविधान उस दिशा में हम लोग दूसरी दिशा में जो बात हो गई इसको छोड़ दिया जाए। जी, आंदोलन को ही आगे बढ़ाया। आंदोलन बढ़ते गया, और बढ़ने के बावजूद भी जब ब्रिटिश शासन की बात आई, या एक वो गोलमेज सभा की बात आई, आज़ादी के पहले की बात 1930 में गोलमेज सभा में जब बात आई, तो लंदन गए, और लंदन में जाकर के इन्होंने कहा कि 150 वर्षों के शासन काल में हमारे देश के लोग इतने त्रस्त हैं कि हमारे जख्म अभी भी हरे हैं। ब्रिटिश द्वारा की जा रही यातनाओं को हम झेल नहीं सकते हैं, इसलिए मेरी मांग है कि ब्रिटिश शासन की जगह देश में लोकतंत्र शासन की व्यवस्था हो, और मैं लोकतंत्र शासन की व्यवस्था के पक्षता हूँ, जिसकी प्रशंसा जवाहरलाल और महात्मा गांधी ने भी किया था। और इस तरह से उनका आंदोलन का रूप कहीं रुका नहीं। उन्होंने समानता की बात कही, विविधता की बात कही, रंग वर्ण की बात कही, और इक्वलिटी को लेकर चलते रहा कि ये भारत देश है, भारत देश में अनेक जातियां हैं। और अगर उसके पहले की बात करें तो उनके विचार थे महात्मा बुद्ध के, उनके विचार थे रैदास के, उनके विचार थे कबीर के, उनके विचार थे गुरु नानक के, जिन्होंने हजारों वर्ष पहले, उसके पूर्व वेदकाल में ये बात आई थी सामने कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीन ही जाति के लोग हुआ करते थे, ये चौथा वर्ण कहाँ से आया। और इस चौथा वर्ण के लिए समकालीन युग से शुरुआत होती है, जिसका ये खात्मा करना चाहते थे। और वे चाहते थे कि समाज एक ऐसा समाज बने जिसमें ऊंच नीच की भावना समाप्त हो और सबको बराबरी का हक मिले। चूंकि जिस प्रकार से प्रकृति ने हमें सबको अधिकार दिया है सांस लेने का, सबको अधिकार दिया है बारिश का मजा लेने का, सबको अधिकार दिया है रास्ते पर चलने का, सबको अधिकार दिया है वातावरण का, तो फिर ये हमारे और आपके बीच में ये भिन्नता क्यों होती है। इन भिन्नताओं को दूर करने के लिए बाबा साहब ने आंदोलन शुरू किए। और फिर आज़ादी की लड़ाई के लिए जो कहा जाता है, तो आज़ादी की लड़ाई के पहले उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई है कि पहले हम जो बंधे हुए हैं रीतियों से, उन रीतियों से छुटकारा मिले और फिर आज़ादी के लिए हम लड़ेंगे।
दो बातें हैं जो सबसे ज़्यादा जो हम लोग याद करते हैं बाबा साहब को, द एनवेशन ऑफ कास्ट की जो किताब है, अभी वो प्रगति राय ने फिर उस पर 70-80 पेज की भूमिका के साथ फिर से उसको प्रकाशित किया और वो किताब फिर भी की। तो जो जाति के उन्मूलन के सवाल पे जो उन्होंने आज से 100 साल पहले जो बात कही है, वो आज के दिन में ही उतना ही ज़्यादा उसकी महत्ता है कि 2019-20 में वो किताब आती है फिर से अरुंधति राय के भूमिका के साथ, और उतना ही वो तेज़ी से बिकती है और लोग उसको पसंद करते हैं। फिर दूसरी घटना याद आ रही है कि 1 जनवरी 1818 को कोरेगांव एक जगह है, वहाँ ब्रिटिश सेना में जो महार लोग थे, जो कहा कि दादाजी उनके पिताजी, उन लोगों ने पेशवा और उनकी सेना को हराया था और वो ब्रिटिश सत्ता के लिए वो एक आधार भूमि बनी थी। तो वहाँ उस जगह पे कोरेगांव के युद्ध में महारों की जो उपलब्धियाँ थी वीरता की, उसको याद करते हुए वो याद दिलाते थे बाबा साहब कि जिन हम लोगों ने ही अगर अंग्रेज़ों को यहाँ सत्ता दिलवाई है तो हम लोग ही आंदोलन करके ब्रिटिशों से सत्ता से बाहर करेंगे, भारत से देश से बाहर निकालेंगे। लेकिन उस जो हर साल मनाए जाने वाले उस मेले को, उस स्मृति और वीरता के याद के मेले को अब आज के दिन में जिस ढंग से बदनाम किया गया, और जो लोग उस मेले में गए, जिन लोगों ने भाषण दिया, सबको उठा के बंद कर दिया गया, जिसमें स्टैन स्वामी भी हमारे थे, तो वो छोड़ दिया जाए कि वो भी एक दृश्य है कि फिर से वो कोरेगांव अब लोगों को बुरा लगने लगा, वहाँ दलितों के का सम्मेलन जो है वो खराब लगने लगा है। तो ये जो माहौल बदला है उसे बहुत कुछ नहीं कहना है, लेकिन द एहलेशन ऑफ कास्ट, जातीय उन्मूलन जैसी किताब और उसका जो भाव दर्शन है, उसकी आवश्यकता भी क्यों महसूस कर रहे हैं आज के दिन? मैम उस पर आप सूची में। अभी जैसे सर ने चर्चा की आंदोलन के बारे में, जो आंदोलन उस दौरान चलाए गए उस पर ये देखने को मिल रहा है कि न सिर्फ अंबेडकर के साथ निम्न जाति के लोग शामिल थे उसमें, बल्कि उच्च वर्ग के लोग भी शामिल थे। इसके पीछे एक कारण ये समझ में आता है कि जिस तरह की घटनाएं हो रही थी और जिस तरह की पाबंदियां लगाई गई थी, तो कोई भी विवेकशील मनुष्य उसको सही नहीं मानेगा कि आप मनुष्य हैं और आपके पास जलाशय है तो किसी खास वर्ग के लोगों को आप पानी लेने की अनुमति आप नहीं दे रहे हैं। और उस तरह की घटनाएं, उस तरह के जो भेदभाव थे वो आज के समाज में भी किसी न किसी दूसरे रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं या आज भी हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रहे हैं। अखबारों में न्यूज मिलते रहता है, कभी कभी कहा क्या घटना घट गई। तो उस दौरान जो कुछ भी आंदोलन चलाए गए उस तरह के भेदभाव को मिटाने के लिए, उस तरह के आंदोलनों की आवश्यकता आज भी है, और आज भी वैसी समस्याओं का सामना जो है वो किसी खास वर्ग के लोग नहीं कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में किसी न किसी जगह हर वर्ग के लोग कर रहे हैं। तो इसलिए उस तरह की जो भी किताबें लिखी गई हैं या अंबेडकर साहब के जो भी विचार थे वो आज भी बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि समाज में आज भी बहुत तरह के भेदभाव बने हुए हैं और किसी खास क्षेत्र के बारे में या किसी खास मुद्दे के बारे में आप जब बात करते हैं तो बहुधा ऐसा होता है कि लोग उसे गलत नज़रिए से देखते हैं और आपको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन अगर आज हमारे आसपास जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, समाज में आज भी नए नए रूप में जिस तरह के समस्याएं हमारे सामने विद्यमान हैं, अगर हम उनको देखें तो वो ये पाएंगे कि अंबेडकर के विचार, अंबेडकर के आंदोलन जो थे वो आज भी प्रासंगिक है, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं उनकी जो किताबें हैं आज भी बहुत उपयोगी साबित हो रही हैं। विधि मंत्री के तौर पे मैम उन्होंने जो लाया हिंदू कोड भी, और उन्होंने कहा कि स्त्रियों के, बच्चियों के विवाह के एज बदलना चाहिए, और अगर वो विवाह मतलब कि बर्दाश्त के बाहर है तो विवाह विच्छेद का भी अधिकार मिलना चाहिए, जिसका बहुत विरोध हुआ, बहुत ही विरोध हुआ। कांग्रेस के लोग ही और लोग भी समाज में जो भी सवर्ण समाज के लोग थे वो स्वीकार ही नहीं कर रहे थे कि ये तो मतलब कि हिंदू विवाह पद्धति जो है वो संस्कार की बात है, वो धार्मिक चीज़ है वगैरह वगैरह। उनका कहना था कि जो हम कोर्ट बिल ला रहे हैं वो स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व पर आधारित है। स्त्री भी को भी स्वतंत्रता और समता और बंधुत्व का अधिकार है, कोई दोयम दर्जे की नागरिक नहीं है कि उसको बांध दिया जाए। तो ये आज भी तो पास हुआ और अधिकार मिला, और उसी कारण से आप सब लोग यहाँ हैं जो आगे बढ़े हैं। उसमें कहीं ना कहीं उस कोर्ट बिल का बाबा साहब के उस कानूनी जो लड़ाई लड़ी गई थी उसकी बड़ी भूमिका है। तो लेकिन आज भी कई चीज़ों की आवश्यकता है
मैम आप उस पर कुछ प्रकाश डालें। भारतीय समाज में जो आप कह सकते हैं कि पितृसत्तात्मक जो सोच है, वह सोच समाज में और ये भी नहीं कहा जा सकता कि पढ़े लिखे परिवारों में समस्याएं नहीं होती हैं। महिलाओं के का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ जितने भी तरह के समस्याएं होती हैं, इनइक्वालिटी जो वो फेस करती हैं, वो कई पढ़े लिखे परिवारों में भी होती हैं। आज के दिन भी मैं देखती हूँ, क्योंकि हम लोग शिक्षिका हैं तो हम लोग कॉलेज में हमेशा बच्चों से इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो कई ऐसी बच्चियाँ आती हैं जो कि आप देखिएगा कि एक सिंपल सा कोई सा भी काम है, उसके लिए भी उन्हें एक मेल मेंबर की आवश्यकता है जो उसको सपोर्ट देंगे। तो बाबा साहब का उद्देश्य यह था, हिंदू कोड बिल का, या आप कह सकते हैं कि यह उद्देश्य था कि किस तरह से समानता लाई जाए समाज में। क्योंकि अगर पुरुष को हम मान रहे हैं कि उनके पास सारे अधिकार हैं या एक वो फ्री इंडिविजुअल हैं, तो फीमेल या जो महिलाएं हैं उनका वो भी एक फ्री इंडिविजुअल हैं। तो फ्रीडम कहाँ से आएगा? फ्रीडम तब आएगा, या जो स्वतंत्रता है कि जब हम उसकी बात करते हैं या समानता की बात करते हैं, वह परिवार से शुरू होगा। परिवार से शुरू होकर के ही वो समाज तक जा सकता है। तो परिवार में जब तक वो इक्वालिटी नहीं स्थापित होगी, और इसी परिवार के बीच में इस समानता को स्थापित करने का प्रयास जो है वो हिंदू कोड बिल ने किया था, कि परिवार जो है वह आपका पितृसत्तात्मक जो सोच है, जो ट्रेडिशनल सोच है, उससे बाहर निकल करके आ सके। तो आज के दिन में कितना उस पर हम लोग सब जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, वो घर से बाहर निकल करके अब काम करती हैं, शिक्षा प्राप्त करती हैं, और लेकिन क्या शिक्षा प्राप्त करने के बाद और काम करने के बाद भी उन्हें वह इकोनॉमिक राइट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में यह लिखा गया है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि समान काम के लिए समान आपको वेतन मिलेगा, या आपको प्रोटेक्शन, स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है महिलाओं को, बच्चों को। तो यह स्पेशल प्रोटेक्शन की आवश्यकता आज भी अगर है महिलाओं को, तो इसीलिए है कि समाज अभी तक पूरी तरह से बदल नहीं पाया है संवैधानिक बदलाव के बावजूद। डॉक्टर साहब, आपको ध्यान होगा कि उस हिंदू कोड के बिल के विरोध के कारण ही उनको इस्तीफा देना पड़ा, और वो बहुत दुखी हुए, और वो उनको लगा कि अब वो हिंदू धर्म में रह पाना संभव नहीं है। तो उन्होंने सारे धर्मों का अध्ययन किया, अंततः उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो ये बौद्ध धर्म की ओर बाबा साहब के अंतिम समय में जाना, उस पर वो प्रकाश डालने की कोशिश करें। सर, पहले तो हिंदू कोड बिल का मैं थोड़ा सा व्याख्या करना चाहूँगा कि हिंदू कोड बिल का मतलब था कि जो हिंदुओं में सामाजिक संस्कार है, वो संस्कार में ये था कि महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, महिलाओं को दूसरी विवाह करने का अधिकार नहीं था, और उन्होंने इन सब चीज़ों को समावेश करने पर महिलाओं को अधिकार पूर्ण रूप से देने की बात कही थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इन्हें नकार दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू धर्म में ये देखा गया कि हिंदू धर्म में इतनी जातियां हैं, और जातियां के बाद भी अपने आप को मैं हिंदू जरूर कहता हूँ, लेकिन हिंदू धर्म के लोग मुझे कहते हैं कि आप शूद्र हो, आप नीच जाति के हो। अनेक तरह की भावनाओं उत्पन्न होने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे बस में नहीं था कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लेता, लेकिन मेरे बस में है कि मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूं। और इस कारण से उन्होंने बौद्ध धर्म के, चूँकि महात्मा बुद्ध के वो काफ़ी शिक्षा प्राप्त किए थे और दीक्षा लिया था उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और सिर्फ बौद्ध धर्म अपने नहीं, बल्कि 75,000 लोगों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें न तो जाति की व्याख्या क्या है, न व्यक्ति की व्याख्या है, सिर्फ एक मानव को सभी समान की व्याख्या है। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया और बौद्ध धर्म को अपनाया, और लोगों से अपील भी किया कि अगर हिंदू धर्म में रहकर यदि हम तिरस्कृत होते रहते हैं, यदि हम द्वेष होते रहते हैं, इससे बढ़िया है कि हम ऐसे धर्म का पालन करें जहाँ जाति की व्याख्या न हो, जाति की भावना न हो, रंग रूप की भावना न हो, भेदभाव की भावना न हो। और इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। मैम, कुछ भी हम कह लें, लेकिन हिंदुस्तान का जो सामान्य जनमानस है वो बाबा साहब को और भारतीय संविधान को एक पर्यायवाची के तौर पे देखता है। भारतीय संविधान जब ध्यान में आता है तो बाबा साहब ध्यान में आते हैं, बाबा साहब ध्यान में आते हैं तो भारतीय संविधान। और जहाँ मौलिक अधिकार के हर अनुच्छेद को पढ़ेंगी तो हर अनुच्छेद जाति, लिंग, धर्म, भाषा, जन्मस्थान को खारिज करते हुए अधिकार आपको देता है। तो ये जो जनमानस में पर्यायवाची के तौर पे भारतीय संविधान और बाबा साहब बैठे हुए हैं, और इस
पूरे दुनिया के लोकतंत्र में सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक परिपक्व लोकतंत्र के तौर पे स्थापित धीरे धीरे हो रहा है। परिपक्वता आ रही है, अभी आएगी और भी, अभी बहुत कमियां हैं, लेकिन उसके लिए बाबा साहब ही ढंग से हमारे सामने उपस्थित होते हैं संविधान देखते हुए। उस पर कुछ अपनी बात कहेंगे? इसमें शुरुआत में महिलाओं के बारे में जो अम्बेडकर की सोच थी वहाँ से करूँगी। मुंबई में एक सभा को संबोधित करते हुए एक बार बाबा साहेब ने कहा था कि महिलाएं राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि उनकी कोख और उनके आंचल में पल बढ़कर ही एक नागरिक तैयार होता है। तो वैसी स्थिति में समाज के उस महत्वपूर्ण हिस्से को छोड़कर आप अपने देश के विकास की बात नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि जिस तरह के मतभेदों के निवारण की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है, उस तरह के मतभेदों को ना सिर्फ उन्होंने देखा पढ़ा, बल्कि उन्हें पूरी तरीके से अनुभव किया। तो संविधान का निर्माण करने के दौरान इन्होंने उस बात का पूरा ध्यान रखा कि आज़ादी के बाद अब जिस देश का निर्माण होगा वहाँ पर इस मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। उसके अलावे उन्होंने संविधान में हर उन चीज़ों की व्यवस्था करने का प्रयास किया जिसके द्वारा महिलाओं और दलित वर्ग के लोगों को शासन में भागीदारी मिले, क्योंकि लोकतंत्र को वो केवल जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनी हुई सरकार नहीं मानते थे, बल्कि उनकी परिभाषा लोकतंत्र को लेकर ये थी कि उसमें हर वर्ग के लोगों की भागीदारी हो, ना कि किसी खास वर्ग के लोग प्रतिनिधि बने, जनता वोट करे और सरकार का निर्माण हो, बल्कि हर वर्ग के लोगों की उसमें भागीदारी हो, तभी सही मायने में लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संविधान की रचना की, मौलिक अधिकार के अंतर्गत उन सभी व्यवस्थाओं को स्थापित किया। तो वो सारी चीज़ें जो हमें संविधान में दिखाई देती हैं, और जब हम अंबेडकर को समझते हैं तो एक आम जनमानस के मन में यही विचार आता है कि जो संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है वो अंबेडकर की देन है। तो इसलिए कहीं ना कहीं लोग उसे एक दूसरे का पर्यायवाची मानते हैं। मैम, वो जैसा कि हम लोग ने सब लोग देखे कि न्यूयॉर्क में, लंदन में उन्होंने वो अर्थशास्त्र में भी डिग्री की ली, और उस समय के जो सबसे बड़े दार्शनिक थे उनसे भी बहुत नज़दीक थे। लेकिन जनमानस में अर्थशास्त्री की या विधि मंत्री के तौर पे या ऊर्जा मंत्री के तौर पे जो उन्होंने काम किया वो ध्यान में नहीं आता है लोगों के, जबकि वो बहुत महत्वपूर्ण काम है। मैथन डैम को ही ले लें या और भी कई चीज़ें हैं। तो उन उपलब्धियों के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे? अंबेडकर हमारे पहले लॉ मिनिस्टर थे और ये सब लोग जानते हैं, और बहुत कम समय काल के लिए वो इरिगेशन मिनिस्टर भी रहे थे। और जैसा सर ने बताया कि मैथन डैम जो देवघर के आपका धनबाद के पास है, हीराकुड, उड़ीसा वाला हीराकुड जो है, ये सारे डैम्स का जो परिकल्पना थी वो अंबेडकर ने की थी। तो अंबेडकर चाहते थे कि एक ऐसे भारत की स्थापना हो जो आर्थिक तौर पर समृद्ध हो और साथ साथ वो राजनीतिक और सामाजिक तौर पर भी उतना ही समृद्ध हो सके, उसका कल्चर और उसका जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ है वो वैसे ही बनी रहे भारत में। तो भारत की परिकल्पना अंबेडकर ने अपने पूरे पढ़ाई करने के दौरान और आज़ादी की लड़ाई जब उसमें शामिल हुए तो उसके दौरान ही उन्होंने अपनी परिकल्पना को पूर्ण करने का प्रयास उन्होंने 1919 के अधिनियम में अपना योगदान दे करके, या साइमन कमीशन जब आया था तो साइमन कमीशन में भी उन्हें बुलाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा कि वह उसमें कंट्रीब्यूट कर सके, उसमें अपना ये दे सके, अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। और 1935 का जो 1935 का जो अधिनियम था, जो कि संविधान का बेस जिसको माना जाता है, उसमें भी उन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया था। और उन्होंने तो एज मिनिस्टर ऑल्सो, इसीलिए जब वो ड्राफ्टिंग कमेटी के जब उनको चेयरमैन बनाया गया तो उन्हें बहुत आश्चर्य भी हुआ था, क्योंकि वह नहीं जानते थे, मतलब उनको यह नहीं पता था कि एज अ चेयरमैन वो इलेक्ट हो जाएंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के। इसके बाद लॉ मिनिस्टर उनको बनाया गया। भले वो लोकसभा इलेक्शन नहीं जीत पाए कभी भी, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य बन करके उन्हें लॉ मिनिस्टर बनाया गया। उन्होंने हिंदू कोड बिल पर काम किया, जो कि बाद में प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको हम कहते हैं कि संपत्ति का अधिकार महिलाओं को मिला, मतलब जो अगर कोई पिता की मृत्यु होती है और उन्होंने विल नहीं बनाया है तो पुत्र और पुत्रियों के बीच में जो संपत्ति है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, या उसको समान तौर पर उसका बंटवारा किया जाएगा। तो इस तरह के नए अधिकार, रीमैरिज, विडो रीमैरिज की बात उन्होंने कही।
विडो रीमैरिज की बात की, महिलाओं को सशक्त बनाने की बात की, तो लॉ मिनिस्टर होते हुए उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है भारत के लोगों के लिए। और साथ में इरिगेशन वाली जो बात सर ने बताई थी, उनका छोटा ही कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन परिकल्पना बहुत सारे परियोजनाओं की उनकी रही है, जिसके लिए हम लोग शायद सदा आभारी रहेंगे, जो बड़े बड़े जो नेता हैं हमारे, या जो लेजेंड्स जिनको हम कह सकते हैं, उनके प्रति। डॉक्टर साहब 1 मिनट में अपनी बात को। सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अम्बेडकर सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि एक समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और शिक्षाविद थे, जिन्होंने वित्त आयोग का गठन किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया, नहर बांध परियोजना का गठन किया, दामोदर घाटी परियोजना को किया, स्वतंत्र चुनाव की प्रक्रिया को अपनाया और बहुत से ऐसे अधिकारों का उन्होंने परियोजना बनाई, जिसके तहत आज संविधान चल रहा है और लोकतंत्र कायम हो रहा है। दर्शकों, अब हम अपनी बात को समेटते हैं, और मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है बात बाबा साहब के संदर्भ में, कि एक बहुत ही गरीब परिवार का और समाज की संरचना में उस वक्त जो सबसे दबा कुचला वर्ग था, वहाँ का एक विद्यार्थी केवल अपने पढ़ने के जुनून के कारण, हम पूरे जीवन को अगर वो देखें तो जितनी उनकी उपेक्षा होती है स्कूल में उनकी जाति के कारण, उतना ही ज़्यादा वो अपनी किताबों में वो अपने को डुबाते हैं, और किताबों के आकर्षण के कारण उनकी जो मेधा प्रखर होती है वो उनको शिक्षकों को आकर्षित करती है उनके प्रति, और शिक्षक जो है उनके लिए अपना सरनेम देते हैं, उनके लिए बड़ौदा महाराज से वजीफा की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए सियाजी राव गायकवाड़ जो है विदेशों में पढ़ने का पूरा खर्च उठाते हैं, लेकिन विदेश भी जाते हैं तो वो अपने को लाइब्रेरी भी झोंक देते हैं। और वो आप देखिए कि बाद के दिनों में भी जो उनकी आय है, उस आय का बहुलांश जो है किताबों के खरीद पर खर्च करते हैं। परिवार की दिक्कतें हैं, क्योंकि उनके भाई जो बलराम थे वो उनकी पढ़ाई के लिए मजदूरी करते रहे, और विदेश में भी जब वो रहे तो उनके परिवार को भी पाला, और मजदूरी करते हुए मर गए। पिता जो है पेंशन के पैसे से भी उनकी किताब खरीदते थे, पेंशन का पैसा खत्म हो जाता था तो बहन से कर्ज लेके गहना गिरवी रखकर उनके लिए किताब खरीदते थे। तो किताब और किताबों में पढ़ना और पढ़ाई में डूबना एक व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचाती है कि वो भारत के पर्यायवाची, संविधान के पर्यायवाची के शब्द के तौर पे हमारे सामने उभरता है। और जैसे जैसे हमारा लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है, वैसे बाबा साहब हमारे हृदय पे ज़्यादा ही स्थान घेरते जा रहे हैं। तो जब तक ये संविधान है, जब तक लोकतंत्र है, जब तक आज़ादी, समता और आज़ादी और बराबरी की लड़ाई है, बाबा साहब हमारे सामने होंगे, एक मसाल के तौर पे, एक रोशनी दिखाने वाले, एक नायक के तौर पे, एक दिग्दर्शक के तौर पे। और उसके पीछे जो किताबों की ताकत है, जो अध्ययन में डूबने की बात है, वो हमारे नई पीढ़ी के लोगों के लिए उससे सीखने की आवश्यकता है कि किताबें हमको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाती हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ बाबा साहब के जन्मदिन पर सारे दर्शकों को सत सत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप बाबा साहब की लेखनी से जुड़े, उनके जो कई भोलों में 24-25 भोलों में उनके सारे लिखे हुए चीज़ें मौजूद है। बहुत सस्ती सरकारी पब्लिकेशन है, उसको देखिए और ख़ुद भी जहाँ आप पढ़ रहे हो जिस विषय को, उसके पढ़ने का आनंद लीजिए और अधिकतम पढ़िए, और उससे एक नए मानव के तौर पे इस देश की आपको आवश्यकता है। हजार हजार बाबा साहब की आवश्यकता है, लाखों लाख बाबा साहब की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जोहार।